मतलब आपको भटकाव है ही नहीं, टू द पॉइंट है। कोई भी चीज़ में उलझना नहीं, कोई भी चीज़ डाउटफुल में नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक तो सवाल ये पूछा जाता है कि इसके पीछे के कारण क्या? आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जैसे कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ और समाधान, कृषि क्षेत्र में समस्याएं क्या है, ये मेंस के लिए काफी शानदार मैटर। कोटे की चुनौतियां क्या है, सवाल यहाँ से ज्यादा उनमें आप कंटेंट पढ़ते हैं, उनमें कंटेंट में आपको अपना आंसर ढूंढना पड़ता है, अपना क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, अपनी चीजों को ढूंढना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेंस हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निर्णायक भूमिका निभाता है। तात्पर्य यह कहने का आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप मेंस में क्या स्कोर करते हैं। दोस्तों, जब कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है तो ज़रूरत इस बात की होती है कि हम उसकी तैयारी भी उतनी दमदार तरीके से करें। अभी हाल के समय में यूपी पीसीएस का भी मेंस होने वाला है, बिहार का भी मेंस होने वाला है, बाकी यूपीएससी के लिए तो ये मटेरियल है ही। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन मटेरियल को दिखाने वाला हूँ जो कि मेंस के लिए है, और इससे आपका मेंस बेशक बेहतर होगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आप अभी वर्तमान में जितने भी मटेरियल पढ़ते होंगे उनमें आप कंटेंट पढ़ते हैं, उनमें कंटेंट में आपको अपना आंसर ढूंढना पड़ता है, अपना क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, अपनी चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर मेन के लिए जो आंसर का फॉर्मेट होता है, जिस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए, जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस लिहाज से इस कंटेंट को तैयार किया गया। यानी डायरेक्टली आप जब चैप्टर को पढ़ते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं, तो आपको साफ साफ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चीज़ें दिखती हैं। मतलब आपको भटकाव है ही नहीं, टू द पॉइंट है। कोई भी चीज़ में उलझना नहीं, कोई भी चीज़ डाउटफुल में नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको उलझन होगा। और शब्द जो है वो काफ़ी सरल है, समझ आसान है। मतलब कुल मिलाकर के ये मेंस के लिए काफ़ी शानदार मटेरियल है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में सुने होंगे, सुने हैं इसके बारे में। हमें आपके साथ आने में थोड़ा लेट हो गया, तो आप जानते हैं कि कोई भी मटेरियल जब तक से पूरी तरह से चेक ना हो जाए, पूरी तरह से उपलब्ध ना हो जाए, फिर वीडियो बनाना की कोई मतलब नहीं बनता। अब हम चीज़ों को पूरी तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। बीच में हम अब 2-4 दिन पहले भी बना सकते थे, पर हम उस समय कहीं और थे, तो हम आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए। तो आज हम आपके सामने ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। चलिए मैं आपको इसे अंदर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि इसमें वो क्या खास बात है जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही बेहतर है। तो जैसे इसमें कई सारे टॉपिक आपको देखने को मिल सकती हैं। मैं आपको यहाँ से शुरुआत से पहले चीज़ों को दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के लिए पहले तो आपको एक भूमिका दिखाई गई है ना। भूमिका बताई गई कि प्लासी का युद्ध जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कई मायनों में इस युद्ध को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत और अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन का आरंभ माना जाता है। तो ये एक भूमिका बताई गई। भूमिका के बाद अब ये जो युद्ध हुआ, ये युद्ध के ओर ले जाने वाली उस समय के कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे। तात्कालिक कारणों के बाद साथ ही साथ आपको दीर्घकालिक कारणों को भी स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक कारक क्या था, राजनीतिक कारक क्या था, या अन्य व्यक्तिगत कारक क्या था। ये आपके कारण बता दिए गए कि प्लासी युद्ध के पीछे के कारण क्या है ना। इसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा, राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा। तो ये मतलब आपको आपका सवाल अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं में से कोई एक चीज पूछा जाएगा, प्लासी से युद्ध से रिलेटेड कुछ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नोट्स बनाया गया है, ये नोट्स कितना संक्षिप्त, कितना सटीक और कितना स्पष्ट बनाया गया है। आपके मेंस में समय बहुत कम होता है, जरूरत इस बात की होती है कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें। तो ये नोट्स जो है आपकी इसी आउटपुट को बढ़ाने में सहायक बनेगा। और यहाँ पर निष्कर्ष भी दिया गया है ताकि आप इन चीज़ों को एक कोरिलेट कर सके। अब बक्सर का युद्ध है, यहाँ भी एक भूमिका के साथ साथ बक्सर के युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे के तात्कालिक कारणों को बताया गया कि युद्ध की ओर ले जाने वाली चीज़ें। साथ ही साथ आर्थिक और राजनीतिक कारण को भी स्पष्ट किया गया, युद्ध के घटनाक्रम को भी समझाया गया और इसके आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को भी बताया गया कि आर्थिक क्या प्रभाव क्या पड़ा, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि ये बहुत मेजर लड़ाई थी। यहाँ से चीज़ें बिल्कुल बदल गई। समझ रहे, सवाल यही से पूछे जाते हैं, है ना, कि बक्सर के युद्ध का भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, या आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, या सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे 1857 का विद्रोह आप देख रहे हैं, तो विद्रोह के पीछे के कारण क्या थे। तो पहले एक भूमिका देने के साथ साथ इसके सारे कारणों को बताया गया कि राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे। राजनीति में विस्तारवादी नीति हो गया, शाही उपाधियों का उन्मूलन हो गया, विदेशी शासन हो गया, संप्रभुता का अभाव हो गया। तो ये सारी चीजें, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण,
इसके साथ साथ सामाजिक धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण, बाहरी घटनाओं का प्रभाव, सैन्य सिपाही कारण, ये सारे कारणों को बता दिया गया है ना। 1857 की क्रांति से रिलेटेड एक तो सवाल ये पूछा जाता है कि इसके पीछे के कारण क्या थे, तो आपके कारणों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, सभी चीजें स्पष्ट रूप से संक्षिप्त रूप से आपको दे दी गई हैं, ताकि आप मेंस के लिए जो आंसर लिखने की जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी बेहतर हो सके। साथ ही साथ विद्रोह के पैटर्न को समझाया गया और असफलता के पीछे के कारणों को यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से पॉइंट वाइज यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। साथ ही साथ इसकी प्रकृति कैसी थी और सत्ता पर ये इसका परिणाम क्या हुआ, प्रभाव क्या पड़ा, तो सत्ता परिवर्तन हुआ, सैन्य नीति परिवर्तन हुआ। समझ में आ रही है हमारी बात? हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको? हम आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये आंसर, ये विश्लेषण कितना सटीक है, कितना सरल है। ये आपको मेंस में, अगर आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, जो भी आपका मेंस नज़दीक में है, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस में आंसर राइटिंग करने में या मेंस को प्रैक्टिस करने में, रिवीजन करने में ये मटेरियल काफ़ी सहायक बनेगा। बहुत ही बढ़िया मटेरियल है। ये आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है। यहाँ पर आप इतिहास, भूगोल और समाज को देख रहे हैं। यहाँ पर आप पॉलिटी, गवर्नेंस और सामाजिक न्याय, साथ ही साथ आईआर को देखेंगे। चार टॉपिक आपको पढ़ने को होते हैं इसमें। अब जैसे मैं पेपर 2 में आया हूँ, इनमें से जैसे एक टॉपिक को ले लेता हूँ, करंट का कोई टॉपिक लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटा भी ये हाल ही में चर्चा में रहा था। इनसे सवाल आजकल पूछे भी जा रहे हैं। तो ये 56 पेज नंबर पे है, थोड़ा सा हम इसको अंदर से देखते हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटा, है ना, तो इसका एक भूमिका दे दी गया, पृष्ठभूमि समझाया गया, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कोटा की विशेषताएं क्या है, विशेषताओं को बताया गया। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे का महत्व क्या है, सामाजिक महत्व यहाँ पर दे दिया गया कि समाज असमानता को संबोधित करता है तो असमानता कम होगी, जाति आधारित भेदभाव कम होंगे। अच्छा, तो इसका राजनीतिक महत्व क्या है, राजनीतिक रूप से क्यों बेहतर है, नीति निर्देशक तत्व जो है उसके सिद्धांत को फॉलो करता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, वो उसको भी ये सेटिस्फाई करता है। साथ ही साथ शिक्षा के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाएगा, समावेशी शासन होगा, आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा कि आर्थिक पिछड़ों को मान्यता मिलेगी और वित्तीय सहायता उनको मिल पाएगी ताकि वो भी आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसकी हो गई। सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से ये चीज़ें किस तरह से हैं, यहाँ पर आपको पूरी तरह से टॉपिक वाइज बता दी गई। साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कोटे की चुनौतियाँ क्या है, सवाल यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। ये मेन चीज़ है, यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, इसके बीच में आने वाली सीमाएँ हैं, इसकी सीमाएँ क्या हैं, इन सारी चीज़ों को बताया गया आंकड़ों के आधार पे, आर्थिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, सामाजिक आधार पे और शासन के आधार पे। ये सारी चीज़ें, आगे की राह क्या है, मतलब आपकी तरफ से, इस बुक की तरफ से सुझाव भी आपके सामने रखे गए हैं कि ताकि आप अपना एक आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकें या समालोचनात्मक मूल्यांकन कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि इस जो किताब है जो ये आपके सभी चीज़ों को, जो भी टॉपिक है उनका विश्लेषण आपके एग्ज़ाम के पैटर्न, उसके क्वेश्चन के हिसाब से करती है। इसमें जीएस पेपर 2 में 4 टॉपिक होते हैं, मैंने एक क्वेश्चन दिखाया ताकि एक अनुमान मिले। अब ये पेपर 3 है, पेपर 3 को भी थोड़ा अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी अर्थव्यवस्था है, इसमें सारे टॉपिक हैं, थोड़ा सा आप अंदर से भी देख लें, ठीक है। जैसे कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ और समाधान, कृषि क्षेत्र में समस्याएँ क्या हैं, समस्याओं को आपको टॉपिक वाइज दे दिया गया। फसल पूर्व समस्याएं, उत्पादन एवं संबंधित समस्याएं, फसल वृद्धि दौरान और कटाई के दौरान की समस्या, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नोट्स, जो भी टॉपिक है, जो भी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, वो आपको मेंस के आंसर फॉर्मेट की तरफ ले जा रहा है, आपको सटीकता की तरफ ले जा रहा है। तो दोस्तों मैं इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट का वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब भी कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ भी अच्छा आएगा तो हम आपको ज़रूर इस पे अपडेट करेंगे। बाकी इसे मंगाना हो या कोई और भी मटेरियल मंगाना हो, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।